तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है भूल भुलैया 3 और ये भूल भुलैया 3 मूवी इंडिया में कल ही रिलीज हुई है, यानी कि 1 नवंबर को। और इस मूवी को लेकर सबसे खास बात ये है कि ये मूवी भी एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, यानी कि ठीक मुंजिया और स्त्री मूवीज की तरह ही इस मूवी के अंदर भी हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है। इसके साथ ही बात करें मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी भी काफी बढ़िया है और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस भूल भुलैया 3 मूवी को डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और आपको इस मूवी की पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी को एंजॉय कर सके। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अगर आप सबको वीडियो पसंद आती है तो आप सभी कमेंट्स के अंदर भूल भुलैया 3 जरूर लिखें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक भूल भुलैया की टोटल 3 मूवीज आ चुकी हैं और ये मूवीज है भूल भुलैया 2 और इस साल आने वाली भूल भुलैया 3। लेकिन हाँ दोस्तों, भूल भुलैया की ये तीनों मूवीज आपस में कनेक्टेड नहीं है, जिसका मतलब इन तीनों मूवीज की जो स्टोरी है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और वैसे यहाँ पर आप सब ये सोच सकते हैं कि भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 दोनों में कार्तिक आर्यन है और इन दोनों ही मूवीज में उनका नाम भी सेम ही है। लेकिन हाँ दोस्तों, तब भी मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि भूल भुलैया 2 और 3 का कोई भी लेना देना नहीं है एंड हमें भूल भुलैया पार्ट 3 के अंदर एक बिल्कुल ही अलग स्टोरी दिखाई गई है। सो इसीलिए चलिए हम भी बिना देरी के इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है कार्तिक आर्यन से और हमें पता लगता है कि इस मूवी के अंदर कार्तिक आर्यन का नाम होता है रूहान रंधावा और कार्तिक आर्यन यानी कि रूहान रंधावा अपनी फैमिली में अकेला होता है, यानी कि उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि पैसे कमाने के लिए रूहान दुनिया के सामने एक ढोंगी बाबा का नाटक करता है और वो अपने बाबा का नाम रखता है रूह बाबा और इसके लिए वो बाबा के गेटअप पहनता है और दूसरों के घरों से भूत भगाने का काम शुरू करता है और आत्मा और भूतों के नाम पर लोगों से पैसे ठगता है। अब रूहान के साथ उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है टिल्लू और जैसा कि आप सबको ट्रेलर से ही पता होगा कि टिल्लू और कोई नहीं बल्कि छोटे मियां हैं, जो कि अपनी कमाल की एक्टिंग और कॉमेडी की वजह से पहले से काफी फेमस हैं। अब हम ये देखते हैं कि रूहान और टिल्लू काफी घरों में जाते हैं एंड भूत प्रेतों के नाम पर लोगों को काफी ठगते हैं और पैसे कमाते हैं और इस तरह से उन दोनों की लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। और ये सारी चीजें करके रूहान का यानी कि रूह बाबा का नाम भी काफी फेमस हो चुका होता है। लेकिन फिर इसके कुछ दिन बाद हम ये देखते हैं कि रूहान को एक्टर राजेश शर्मा कॉन्टेक्ट करते हैं और वो रूहान और टिल्लू को अपने घर बुलाते हैं। जिसके बाद जैसे रूहान और टिल्लू उनके घर जाते हैं तब वो उन्हें बताते हैं कि असल में आज से 2 साल पहले उनकी भांजी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि रूहान यानी कि रूह बाबा उनकी भांजी की आत्मा को बुलाएं ताकि वो अपनी भांजी से बात कर सकें। अब ये बात सुनते ही रूहान और टिल्लू अपना ड्रामा शुरू करते हैं और रूहान राजेश शर्मा की भांजी को बुलाने लगता है जिसका नाम होता है मीरा। अब हम ये देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के बाद मीरा की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और हम ये जानते हैं कि मीरा और कोई नहीं बल्कि तृप्ति डिमरी है। लेकिन यहाँ पर मीरा को देखकर रूहान काफी ज्यादा डर जाता है और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। और फिर इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि राजेश शर्मा रूहान की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं एंड देन उसके बाद ही मीरा इस बात को डिस्क्लोज करती है कि वो कोई आत्मा नहीं है बल्कि वो एक इंसान है जो कि अभी भी जिंदा है और असल में ये सब उसने और उसके मामा ने मिलकर किया था ताकि वो रूहान का यानी कि रूह बाबा का झूठ सामने ला सके। अब ये सब सुनने के बाद रूहान उनसे कहता है कि आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो सुनकर मीरा रूहान से कहती है कि असल में वो रूहान से अपना एक काम करवाना चाहती है और अगर रूहान ने मीरा के कहने पर उसका वो काम कर दिया तो वो रूहान को पूरे 1 करोड़ रुपए देगी और अगर रूहान ने उसका काम करने से मना किया तो वो उसके बनाए हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगी, जिसके बाद शहर के सारे लोगों को ये पता लग जाएगा कि रूह बाबा एक ढोंगी है जो कि सबको ठगता है और अगर ऐसा हुआ तो रूहान का धंधा पानी बंद हो जाएगा। अब ये सब जानने के बाद ही रूहान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और इसलिए वो सोचता है कि उसे मीरा का साथ देना चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मीरा की बात मानकर उसे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब इसके लिए रूहान राजी हो जाता है, जिसके बाद ही मीरा और उसके मामा रूहान को लेकर अपने गाँव जाते हैं। मीरा के गाँव आने पर हमें पता लगता है कि असल में मीरा जिस गाँव से बिलोंग करती है उस गाँव का नाम है रक्तघाट और ये रक्तघाट बेसिकली एक किंगडम है जहाँ पर आज भी राजाओं का शासन है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब मीरा और उसके मामा रूहान को लेकर आते हैं तो सारा गाँव मिलकर रूहान को घूरने लगता है और सभी लोग आपस में कहने लगते हैं कि ये वही है, ये वही है। ये सारी चीजें रूहान को काफी अजीब लगती है बट वो इस बात को इग्नोर करता है और वो मीरा के साथ उसके घर जाता है। मीरा जब रूहान को घर लेकर आती है तब रूहान ये देखता है कि मीरा इसी राज्य के महल में रहती है और इसीलिए रूहान को ये जानकर काफी खुशी होती है। यहाँ पर मीरा रूहान को ये बताती है कि वो असल में इस किंगडम की राजकुमारी है और उसके जो फादर है वो यहाँ के राजा है, यानी कि वो और उसकी फैमिली इस किंगडम को रूल करते हैं और ये राजमहल भी उनकी फैमिली का ही है। लेकिन मीरा उसे बताती है कि वो असल में राजमहल में नहीं रहते हैं बल्कि राजमहल पूरा खाली पड़ा है और वो उसकी पूरी फैमिली राजमहल के सामने वाले तबेले में रहते हैं। अब जब रूहान तबेले के अंदर आता है तब वो मीरा की फैमिली से मिलता है और हमें पता लगता है कि उसकी फैमिली के अंदर मीरा के फादर यानी कि राजा साहब होते हैं जो कि एक्चुअल में एक्टर विजय राज है, साथ ही मीरा का छोटा भाई होता है और मीरा की मामी भी होती है। और रूहान यहाँ पर ये देखता है कि एक रॉयल फैमिली होने के बाद भी मीरा और उसकी फैमिली बहुत बुरी हालत में रहते हैं और इसीलिए रूहान यहाँ पर मीरा से ही बोलता है कि तुम्हारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है, तो आखिरकार तुम यहाँ पर मुझे किस काम के लिए लेकर आई हो। और उससे भी बड़ी
बाद तुम आखिरकार मुझे 1 करोड़ रुपए कैसे दोगी। ये सब सुनने के बाद ही मीरा उसे कहती है कि वो और उसकी पूरी फैमिली इस सामने वाले राजमहल के मालिक हैं और वो इस राजमहल को बेचना चाहती है। इसीलिए जैसी राजमहल बिकता है वैसी वो उन्हीं पैसों में से रूहान को भी 1 करोड़ देगी। लेकिन आगे मीरा ही बताती है कि राजमहल को बेचना आसान नहीं है और सिर्फ रूहान ही ऐसा आदमी है जिसके की एक काम को करने के बाद ही राजमहल बिक पाएगा। अब इसके बाद ही मीरा रूहान को अपने राजपुरोहित से मिलाती है। जो राजपुरोहित बेसिकली किंगडम्स के मेन पंडित होते हैं। यहाँ पर इस किंगडम का राजपुरोहित जैसी रूहान को देखता है वैसी वो भी रूहान को देखकर कहने लगता है कि आप आ गए, आखिरकार आप आ गए। बट ये सुनकर भी रूहान चौंक जाता है और वो राजपुरोहित से कहता है कि आखिरकार आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अब ये बात सुनकर राजपुरोहित मीरा और रूहान को राजमहल के अंदर लेकर आता है और अंदर आकर वो रूहान को एक पेंटिंग दिखाता है। लेकिन इस पेंटिंग के अंदर रूहान ये देखता है कि वो पेंटिंग असलियत में उसी की होती है और इसीलिए अब रूहान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो राजपुरोहित से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। अब ये सुनकर राजपुरोहित रूहान को स्टोरी बताता है। वो रूहान को बताता है कि आज से 200 साल पहले ये पूरा राज्य काफी ज्यादा सुखी और खुशहाल था और इस राज्य पर उस समय के राजा का शासन था। उस राजा की एक बेटी भी थी जिसका नाम था मंजुलिका और राजा की वो बेटी यानी कि मंजुलिका हर एक चीज में बहुत अच्छी थी। जैसे कि वो पढ़ाई में बहुत विद्वान थी, वो बहुत बुद्धिमान थी, उसे हर तरह के हथियार चलाने आते थे और यहाँ तक कि उसे राज्य के ऊपर शासन करना भी आता था। और इसीलिए जब मंजुलिका सिर्फ 10-12 साल की थी तब से उसे ऐसा लगने लगा कि आगे चलकर वही इस राज्य को संभालेगी। लेकिन उसके बाद राजा ने एक दासी से एक पुत्र पैदा किया और जैसे ही राजा का पुत्र पैदा हुआ वैसे ही राजा उनसे बहुत प्यार करने लगे। पर ये देखकर मंजुलिका को बहुत गुस्सा आया और इसीलिए वो अपने छोटे भाई से जलने लगी क्योंकि राजा यानी कि उसके पिता सारा प्रेम अपने बेटे को करते थे और उसे राज्य का हिस्सेदार भी मानते थे। लेकिन तब भी मंजुलिका को थोड़ी सी संतुष्टि थी क्योंकि वो ऐसा सोचती थी कि उसका जो भाई है यानी कि राजा का बेटा वो असलियत में दासी का भी बेटा है और शायद इसीलिए उसके पिता उसके भाई को कभी भी राजा नहीं बनाएंगे, जिस वजह से ये राज्य मंजुलिका का होगा। लेकिन जब मंजुलिका और उसका भाई जवान हो गए तब राजा ने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को बनाया और उन्होंने अपने बेटे को ही नया राजा घोषित कर दिया। अब ये देखकर मंजुलिका के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और इसीलिए मंजुलिका उसी रात को अपने भाई के कमरे में गई और उसने एक चाकू से अपने भाई की हत्या कर दी, जिस वजह से राजा का बेटा मारा गया। लेकिन राजा को जैसे ही पता लगा कि मंजुलिका ने उनके बेटे को मार दिया है तब ये जानकर राजा को भी बहुत गुस्सा आया और इसीलिए राजा ने मंजुलिका को मृत्युदंड दिया एंड इसीलिए राज्य की सेना ने मंजुलिका को पकड़कर उसे राजमहल के अंदर ही जलाकर मार दिया। लेकिन मरने के बाद मंजुलिका काफी पावरफुल आत्मा बन गई एंड इसीलिए आत्मा बनने के बाद मंजुलिका ने अपने पिता को यानी कि राज्य के राजा को मार दिया। लेकिन ये देखकर उस समय के जो राजपुरोहित थे उन सभी ने मंजुलिका की आत्मा को रोकने का विचार किया ताकि वो और किसी को नुकसान न पहुंचा सके एंड फिर इसके लिए एक बहुत ही बड़ा यज्ञ किया गया और उस यज्ञ से एक पावरफुल तेल को तैयार किया गया, एक ऐसा तेल जिससे कि मंजुलिका की आत्मा को कमजोर किया जा सके। और फिर उसी तेल की मदद से मंजुलिका की आत्मा को एक कमरे के अंदर कैद कर दिया गया और सिद्धियों का इस्तेमाल करके उस कमरे को लॉक कर दिया गया ताकि मंजुलिका की आत्मा अपने आप कमरे से कभी बाहर ना सके। और अब मंजुलिका की वही आत्मा इस राजमहल के कमरे के अंदर कैद है, वो भी पूरे 200 सालों से। लेकिन कमरे में कैद होने के बाद भी उसने राजमहल में किसी को सही से रहने नहीं दिया और अब क्योंकि राजमहल में रहने वाले लोगों को जान का खतरा महसूस हुआ इसीलिए नए राजा और उनकी फैमिलीज ने तबेले में रहना शुरू कर दिया और इसीलिए तब से राजमहल खाली पड़ा हुआ है। अब ये पूरी स्टोरी बताने के बाद ही जो राजपुरोहित होता है वो रूहान से कहता है कि असल में उसके जो पूर्वज थे यानी कि उस समय के राजपुरोहित उन्होंने उस समय पर एक भविष्यवाणी की थी और उन्होंने भविष्यवाणी में ये कहा था कि इस राजमहल के अंदर जो आत्मा कैद है उसे मुक्ति दिलाने के लिए इसी राजमहल से कोई फिर से जन्म लेगा और जब वो पुनर्जन्म लेकर आएगा तभी वो आत्मा को मुक्त करके इस पूरे राज्य में शांति लाएगा। और उसका यानी कि राजपुरोहित का ये मानना है कि रूहान उसी समय के राजकुमार का पुनर्जन्म है जो कि अब मंजुलिका की आत्मा को मुक्त करेगा। लेकिन इसी के आगे राजपुरोहित उससे कहता है कि ये काम डायरेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा करने के लिए एक विधि को करना जरूरी है और वो विधि सिर्फ दुर्गाष्टमी पर होती है और दुर्गाष्टमी आने वाले कुछ दिनों बाद है। इसीलिए दुर्गाष्टमी वाले दिन वो लोग यज्ञ करेंगे जिसमें यज्ञ पूरा होने के बाद ही जो रूहान है वो राजमहल के उस द्वार को खोलकर मंजुलिका की आत्मा को मुक्त करेगा। अब ये सब बोलने के बाद ही राजपुरोहित वहाँ से चला जाता है। अब राजपुरोहित जैसे ही वहाँ से जाता है वैसे ही रूहान मीरा से कहता है कि उसे राजपुरोहित की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है और वो यहाँ पर किसी भी आत्मा से लड़ने वाला नहीं है। पर यह सुनकर मीरा रूहान से कहती है कि असल में उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ये जानती है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है और इसीलिए उसका बस चले तो वो उस कमरे को अभी खोल दे। लेकिन वो ऐसा इसीलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसके घर वालों ने उसे कसम दी है कि वो उस दरवाजे को कभी नहीं खोलेगी और इसके लिए मीरा रूहान से कहती है कि अब तक जो भी हुआ है सब मेरे प्लान के हिसाब से हुआ है और इसीलिए अब कुछ ही दिन में जैसी दुर्गाष्टमी आएगी वैसे उसी दिन तुम सिंपली जाकर उस द्वार को खोल देना, जिसके बाद ही सारे गाँव के मन से वहम उतर जाएगा कि यहाँ से आत्मा जा चुकी है और फिर उसके बाद ही मैं इस महल को आराम से बेच दूंगी। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि रूहान भी मीरा की बात मान लेता है। अब मीरा के कहने पर उसकी पूरी फैमिली फिर से राजमहल में शिफ्ट हो जाती है क्योंकि सबको ये भरोसा होता है कि जो रूहान है वो उन सबको आत्मा से बचा कर रखेगा। इसके साथ ही अब मीरा की फैमिली को लोन भी मिलने लगता है एंड इसीलिए वो लोग लोगों से उधार पैसे लेकर आते हैं और इसीलिए अब उनकी लाइफ भी पहले से काफी अच्छी हो जाती है। अब इन सब के बाद ही हम ये देखते हैं कि पूरा गाँव रूहान से काफी खुश होता है और पूरा गाँव मिलकर रूहान को राजकुमार मानने लगता है। लेकिन फिर यहीं पर ही मूवी में एंट्री होती है छोटे पंडित, बड़े पंडित और बड़े पंडित की वाइफ की और इनका किरदार बिल्कुल भूल भुलैया 2 जैसा ही होता है। ये तीनों जब रूहान से मिलते हैं तब वो तीनों रूहान को झूठा बोलने लगते हैं एंड वो सारे गांव से कहते हैं कि रूहान कोई भी पुनर्जन्म नहीं है बल्कि एक ढोंगी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि गांव का कोई भी आदमी उनकी बात नहीं मानता है और रूहान भी उन तीनों के सामने थोड़ी सी एक्टिंग करता
करता है एंड वो उन तीनों से कहता है कि मुझे ये याद आ रहा है कि मेरे पिछले जन्म में तुम तीनों मेरे नौकर थे, सो इसीलिए अब इस जन्म में भी तुम तीनों मिलकर मेरे घर में नौकर बन के काम करोगे। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो तीनों भी राजमहल में आकर काम करने लगते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये सारा सीन यहाँ पर कॉमेडी के लिए होता है। हालांकि इन सब के बाद हम ये देखते हैं कि राजमहल के अंदर जो मंजुलिका का कमरा होता है वहाँ पर जोर जोर से हवा चलने लगती है और इसीलिए उस रात तेज हवा की वजह से वो गेट अपने आप ही खुल जाता है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि मंजुलिका की आत्मा आजाद हो चुकी है। अब इसके अगले दिन जब सुबह होती है तब हम ये देखते हैं कि रूहान, मीरा और उसकी फैमिली के सारे लोग घर में बैठ के खाना खा रहे होते हैं एंड फिर उसी टाइम पर राजमहल के अंदर विद्या बालन की एंट्री होती है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि विद्या बालन ही मंजुलिका है। अब विद्या बालन जब यहाँ पर आती है तब वो उनसे अपना नाम मलिका बताती है एंड वो पूरी फैमिली को ये बताती है कि वो असल में क्राउन हेरिटेज रजिस्ट्रेशन से आई है, जो कि असल में हेरिटेज बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन करके उनका रजिस्ट्रेशन करती है। और फिर ये सुनकर मीरा सभी से कहती है कि असल में उसी ने क्राउन हेरिटेज में फोन करके किसी को यहाँ पर आने के लिए बोला था और शायद मलिका यानी कि विद्या बालन इसी काम से यहाँ पर आई है। अब विद्या बालन के आने के बाद से हम ये देखने लगते हैं कि हर रात को महल के अंदर कार्तिक आर्यन को कोई आत्मा दिखने लगती है, एक ऐसी काली परछाई जो कि उसे परेशान करती है एंड साथ ही साथ उसे कई सारी आवाजें भी सुनाई देती है और इसीलिए सबसे डरकर अगले दिन कार्तिक आर्यन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन कार्तिक आर्यन जैसी महल के द्वार पर आता है वैसी वो देखता है कि उसका दोस्त टिल्लू भी वहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर टिल्लू उससे कहता है कि असल में उन्होंने कुछ टाइम पहले जिस क्लाइंट को चूना लगाया था वो क्लाइंट एक एसीपी का भाई है और इसीलिए वो एसीपी उन सबको पकड़ने के लिए ढूंढ रहा है एंड इसीलिए वो भी छुपते छुपाते वहाँ पर आ चुका है। अब टिल्लू की बात सुनते ही रूहान ये समझ जाता है कि अब वो इस महल से बाहर भी नहीं भाग सकता है, क्योंकि अगर वो बाहर जाएगा तो उसे वो एसीपी जिसका नाम एसीपी राठौर है वो पकड़ के जेल में डाल देगा एंड इसीलिए अब उसको और टिल्लू को राजमहल के अंदर ही रहना पड़ेगा। लेकिन अब इस वाले दिन भी जैसी रात होती है वैसी रूहान मीरा से मिलता है, बट यहाँ पर भी वो नोटिस करता है कि महल के अंदर काफी अजीब अजीब चीजें हो रही है, जैसे कि इस रात को भी उन दोनों को कोई काला साया दिखता है और उन्हें कई सारी अजीब आवाजें आती हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जब वो मंजुलिका के कमरे के पास पहुंचते हैं तब वो ये देखते हैं कि कमरा खुला हुआ है और उस कमरे के अंदर कोई काला साया खड़ा है एंड इसीलिए उसे देखकर उन दोनों को काफी डर लगता है। लेकिन फिर इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि विद्या बालन उन दोनों के पास आती है और वो उन दोनों को लेकर सीधा मंजुलिका के कमरे में एंटर होती है और जो काला साया कमरे में उनके सामने खड़ा होता है विद्या बालन उसे चाटा मार के उसका मास्क हटा देती है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि बड़े पंडित की वाइफ है एंड फिर इसके बाद ही बड़ा पंडित और छोटा पंडित भी वहाँ पर आते हैं और फिर इस तरह से रूहान और मीरा को ये पता लगता है कि असल में ये जो मंजुलिका का कमरा है ये पहले से खुला हुआ है और यही तीनों मिलकर कुछ टाइम से सबको डरा रहे हैं। रूहान उनसे पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है और वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो तीनों रूहान को और मीरा को ये बताते हैं कि असल में आज से 2 साल पहले जब वो लोग इस महल के अंदर आए थे तब उन्होंने देखा था कि मंजुलिका का कमरा हवा से खुल चुका है, लेकिन कमरा खुलने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ था और इसीलिए उन्हें समझ में आ गया कि इस कमरे के अंदर कोई आत्मा कैद नहीं थी, यानी कि सबको झूठी कहानी सुनाकर डराया गया है। लेकिन ये बात जानने के बाद ही उन्होंने किसी को भी सच्चाई नहीं बताई, बल्कि उन्होंने सोचा कि उन्हें इस बात का फायदा उठाना चाहिए और सबको डरा कर रखना चाहिए ताकि वो लोग इस महल में आजादी से रह सके और कोई भी महल के अंदर ना आए। लेकिन अभी से कुछ दिन पहले रूहान यहाँ पर आ गया, जिस वजह से सबके मन के अंदर से मंजुलिका के कमरे का डर निकल गया और इसीलिए कुछ दिनों से वही लोग रूहान को डरा रहे थे ताकि रूहान मंजुलिका को सच मान ले और यहाँ से भाग जाए, जिसके बाद ही सारे गाँव के मन में फिर से मंजुलिका का डर आ जाए ताकि महल में कोई ना आए और वो तीनों महल में ऐश करते रहे। लेकिन अब असल में उन तीनों का भांडा फूट चुका है, पर इसके साथ ही रूहान और मीरा को भी ये पता लग जाता है कि इस कमरे के अंदर कोई आत्मा नहीं थी, इस कमरे को सिर्फ डराने के लिए रखा गया था। अब इसके लिए रूहान और मीरा अगले दिन सारे गाँव को इकट्ठा करते हैं और रूहान सबके सामने झूठ मूठ का उस कमरे को खोल देता है और सबको ये बिलीव करवाता है कि उसने मंजुलिका की आत्मा को भगा दिया है, जिसके बाद से हम ये देखते हैं कि सारा गाँव काफी खुश हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही गाँव का राजपुरोहित वहाँ पर आता है और वो रूहान से कहता है कि आखिरकार उसने कमरा क्यों खोल दिया, बट ये सुनकर रूहान और मीरा उसे बताते हैं कि असल में वो कमरा तो आज से 2 साल पहले ही खुल गया था और उन्हें भी अब ये पता चल चुका है कि उस कमरे के अंदर कोई आत्मा नहीं थी। अब ये बात सुनकर राजपुरोहित को भी कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन फिर इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि राजमहल के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और इसीलिए 2 मजदूर मिलकर जैसे एक दीवार पर हथौड़ा मारते हैं वैसी वो पूरी दीवार गिर जाती है और हमें दिखता है कि उस दीवार के पीछे एक सुरंग बनी हुई है। अब घर वालों को जैसी सुरंग का पता लगता है वैसे रूहान, मीरा, राजपुरोहित और घर के कुछ मेन लोग उस सुरंग के अंदर जाते हैं और जब वो सुरंग में होते हुए नीचे आ जाते हैं तब वो लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर भी एक कमरा बना हुआ है और इस वाले कमरे के गेट को भी बिल्कुल वैसे ही लॉक किया जाता है जैसे मंजुलिका के कमरे को किया गया था, यानी कि इस दरवाजे पर भी काफी सारी सिद्धियां होती है। अब ये गेट देखकर राजपुरोहित को भी कुछ भी समझ नहीं आता है और इसीलिए वो रूहान और मीरा से कहता है कि उसके पास उसके पूर्वजों की कई सारी किताबें हैं एंड इसीलिए वो अपने घर जाकर उन किताबों को पढ़ेगा और फिर वो ये पता करेगा कि आखिरकार ये कमरा क्यों है और इसके अंदर क्या है। अब ये बोलकर राजपुरोहित उस कमरे के बारे में जानने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे से हम ये देखते हैं कि रूहान और मीरा मिलकर उस दरवाजे को खोल देते हैं। लेकिन ये दरवाजा जैसे खुलता है वैसे ही सब तरफ बहुत तेज आंधी आ जाती है और ऐसा फील होता है कि कुछ तो बहुत बुरा हो गया है। इधर दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि राजपुरोहित भी किताब में पढ़ के उस द्वार के बारे में सब कुछ जान जाता है, लेकिन इसी टाइम पर उसे भी ये फील होता है कि शायद से कुछ तो बहुत गलत हुआ है एंड इसीलिए वो जल्दी से राजमहल जाता है और वो ये देखता है कि रूहान ने उस दरवाजे को भी खोल दिया है। लेकिन राजपुरोहित ये देखकर काफी गुस्सा होता है एंड वो रूहान से कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अभी अपने पूर्वजों की किताब में पढ़ा है कि असल में राजा की एक बेटी नहीं बल्कि 2 बेटियां थी, यानी कि मंजुलिका की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था अंजुलिका और मंजुलिका 2 बहनें थी। लेकिन अंजुलिका के बारे में ज्यादा कोई भी नहीं जानता है, यहाँ तक कि वो भी उसके बारे में नहीं जानता था और उसे भी उसके बारे में सिर्फ किताब को पढ़ के पता लगा है। बट अब इसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं
हैं कि इसी रात को महल के बाहर माधुरी दीक्षित खड़ी होती है और हमें ये फील हो जाता है कि माधुरी दीक्षित ही अंजुलिका है। और अब इस तरह से दोनों बहनों की एंट्री हो चुकी है, विद्या बालन मंजुलिका और माधुरी दीक्षित अंजुलिका। इसके बाद ही माधुरी दीक्षित अंदर आती है और वो पूरे परिवार से मिलकर ही बताती है कि वो असल में एक काफी रिच लेडी है और वो इस पूरे महल को यहाँ पर खरीदने आई है। लेकिन वो इस महल को खरीदने से पहले इस महल के अंदर कुछ दिन रहेगी, महल को पूरी तरह से देखेगी, जानेगी एंड फिर डील करेगी। और हम ये देखते हैं कि इसके लिए परिवार वाले राजी हो जाते हैं। लेकिन अब घर के अंदर मंजुलिका और अंजुलिका जैसी प्रेजेंट होती है वैसी हम ये देखते हैं कि वो दोनों अकेले में एक दूसरे का गला दबाने लगती हैं। पर कुछ टाइम बाद ही वो दोनों एक दूसरे का गला छोड़ती है और चली जाती हैं। अब इन दोनों के यहाँ पर आने के बाद ही काफी अजीब अजीब घटनाएं होने लगती, जैसे कि एक दिन रूहान और मीरा मिलकर अंजुलिका को यानी कि माधुरी दीक्षित को जब मंदिर ले जा रहे होते हैं तब वो उन दोनों से कहती है कि वो मंदिर के अंदर नहीं जाती है और ये बोलकर वो उन दोनों पर चिल्लाने लगती है। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इसी महल को खरीदने के लिए एक और आदमी आता है, जिस आदमी का नाम होता है विक्की खन्ना। पर उस आदमी को देखकर मंजुलिका को यानी कि विद्या बालन को बहुत गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो अकेले में खुद से चिल्लाते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी जाए वो उसे इस महल को नहीं खरीदने देगी। और फिर उसी रात को हम ये देखते हैं कि मंजुलिका की आत्मा विक्की खन्ना को जान से मार देती है। अब ये सारी अजीब घटनाएं देखकर रूहान और मीरा को शक होने लगता है कि शायद से विद्या बालन और माधुरी दीक्षित दोनों ही स्पिरिट्स हैं। और अब इसके लिए रूहान और मीरा मिलकर पूरे परिवार को इस बारे में बता देते हैं, जिसके बाद से ही पूरे परिवार को भी शक हो जाता है कि शायद से माधुरी दीक्षित और विद्या बालन शायद से भूतनी है। अब इसके लिए रूहान और मीरा राजपुरोहित को राजमहल बुलाते हैं और उन्हें ये सारी बातें बताते हैं। एंड फिर बातों को सुनकर राजपुरोहित उनसे कहता है कि उसके पूर्वजों ने भविष्यवाणी की थी कि इस महल के अंदर आत्मा है और इसीलिए उसे भी ये बिलीव है कि वो आत्मा विद्या बालन या फिर माधुरी दीक्षित में से कोई एक है। और फिर इसीलिए वो राजपुरोहित रूहान से कहता है कि मैं भी इस बारे में पहले से ही सोच रहा था और इसीलिए मेरे पूर्वजों ने यज्ञ करके जो तेल बनाया था उस तेल को मैंने भी तैयार कर लिया है और किस्मत से आज ही दुर्गाष्टमी है। और इसीलिए राजपुरोहित रूहान से कहता है कि अब आपको आज रात को इस तेल का इस्तेमाल करके उस आत्मा को मुक्त करना होगा। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद ही रूहान सबसे कहता है कि कहानी के हिसाब से बुरी आत्मा सिर्फ एक ही है और वही आत्मा है जो कि इस पूरे राज्य का बुरा चाहती है एंड वो आत्मा है मंजुलिका की आत्मा। और अब क्योंकि उसे और घर वालों को ये नहीं पता है कि विद्या बालन और माधुरी में से मंजुलिका कौन है, इसीलिए असली मंजुलिका को ढूंढने और उसे हराने में उन लोगों को तकलीफ हो सकती है। लेकिन फिर यहीं पर ही मीरा सबको बताती है कि असल में कुछ टाइम पहले उसे सफाई करने के दौरान ही एक पेंटिंग मिली थी जिस पेंटिंग पर मंजुलिका का नाम लिखा था। लेकिन मंजुलिका की पेंटिंग में जैसी वो चेहरा देखने गई थी वैसे विद्या बालन ने वहाँ पर आकर उस पर पेंट गिरा दिया, जिस वजह से वो उस पोस्टर में मंजुलिका का चेहरा नहीं देख पाई। लेकिन मीरा ही बताती है कि उसने उस पेंटिंग को केमिकल से साफ करने के लिए भेजा है और इसीलिए कुछ ही टाइम में उस पेंटिंग की असली फोटो उन सबके सामने मिल जाएगी और जैसे उसके फोन पे उस पेंटिंग की फोटो आएगी वैसे उन्हें पता लग जाएगा कि असली मंजुलिका कौन है। अब इसके बाद ही वो सब लोग रात का वेट करने लगते हैं और रात होते ही हम ये देखते हैं कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित दोनों फैमिली वालों के पास आ जाते हैं। लेकिन फिर इसी टाइम पर मीरा के फोन में मंजुलिका की फोटो आती है और फिर पूरा परिवार ये देखता है कि असली मंजुलिका विद्या बालन है। लेकिन जैसी वो लोग फोटो देखते हैं वैसे हम ये देखते हैं कि विद्या बालन हवा में उड़ने लगती है और वो सीधा माधुरी दीक्षित की चोटी पकड़ती है और उसे लेकर ऊपर चढ़ जाती है और फिर वो उसे रगड़ते हुए सीधा नीचे लेकर आती है। लेकिन फिर ये देखकर रूहान उसे बचाने जाता है क्योंकि अब रूहान को ये पता होता है कि विद्या बालन ही मंजुलिका है और इसीलिए वो विद्या बालन से फाइट करते हुए उसके आसपास तेल बिखेर देता है, जिस वजह से विद्या बालन के चारों तरफ आग जलने लगती है और वो वहाँ पर कैद हो जाती है। और फिर रूहान सही टाइम देकर उस गोले से बाहर आ जाता है, जिसके बाद विद्या बालन अकेले उसमें फंस जाती है। लेकिन फिर इसके बाद ही हमें देखते हैं कि विद्या बालन नॉर्मल रिएक्ट करने लगती है और वो सभी से कहती है बचाओ मुझे बचाओ। और फिर इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि कुछ टाइम पहले जैसा विद्या बालन रिएक्ट करी थी वैसा माधुरी दीक्षित रिएक्ट करती है और अब वो हवा में उड़ने लगती है एंड वो सबसे कहती है कि आज वो सबको खत्म कर देगी। और इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि विद्या बालन भी अपने आग के गोले से बाहर आ जाती है। अब ये सब देखकर रूहान को काफी कंफ्यूजन होता है, लेकिन वो तब भी माधुरी को रोकने जाता है और वो इस बार उसके चारों तरफ गोला बनाने लगता है। लेकिन इस बार विद्या बालन उसे रोक देती है और वो रूहान से कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब रूहान को रोककर विद्या बालन माधुरी के पास आती है एंड वो माधुरी से ये बोलती है कि अब कोई समझे या फिर ना समझे लेकिन मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ और इसीलिए अब तुम जो भी हो वो बाहर निकलो और सबके सामने आओ। अब उसके ऐसा बोलने के बाद ही हमें देखते हैं कि माधुरी की बॉडी से एक स्पिरिट बाहर आती है और हमें पता लगता है कि यही मंजुलिका की स्पिरिट है। एंड फिर यहाँ से हमें ये सारी चीजें क्लियर होती है कि असलियत में ना तो विद्या बालन स्पिरिट थी ना ही माधुरी दीक्षित, बल्कि स्पिरिट तो कोई और ही थी जो कि टाइम टाइम पर विद्या बालन और माधुरी की बॉडी को पोजेस कर रहे थे और उनसे गलत काम करवा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने अभी इन दोनों से करवाया था। और इसीलिए सबको ऐसा फील हो रहा था कि स्पिरिट विद्या बालन या फिर माधुरी में से कोई एक है। लेकिन अब ये क्लियर होता है कि स्पिरिट कोई और ही है। बट यहाँ पर पूरी फैमिली ये देखती है कि जो असली मंजुलिका की स्पिरिट है उसके चेहरे पर एक मास्क होता है, वो भी काले रंग का। और इसीलिए सभी उससे कहते हैं कि तुम अपने चेहरे का मास्क हटाओ और हमें दिखाओ कि तुम आखिरकार कैसे दिखते हो। अब इसके बाद ही मंजुलिका की स्पिरिट जैसी अपना मास्क हटाती है वैसे उसका चेहरा देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि असलियत में वो स्पिरिट ना तो मंजुलिका की होती है ना ही अंजुलिका की, बल्कि एक्चुअल में वो स्पिरिट होती है राजकुमार की, यानी कि कार्तिक आर्यन की। अब राजकुमार का चेहरा देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। लेकिन फिर यहीं पर ही राजकुमार सबको अपनी स्टोरी बताता है। राजकुमार सभी से कहता है कि आज से 200 साल पहले उसके पिता इस पूरे राज्य के राजा थे और उसके साथ उसके परिवार में उसकी 2 बड़ी बहनें भी थी जो कि थी अंजुलिका और मंजुलिका। लेकिन राजा अंजुलिका और मंजुलिका को छोड़कर अपने बेटे को राजा बनाते हैं और इसीलिए अंजुलिका और मंजुलिका को बहुत गुस्सा आता है एंड वो दोनों मिलकर राजकुमार को मारने का डिसाइड करते हैं। और इसीलिए उसी रात वो दोनों राजकुमार के कमरे में जाते हैं
ताकि वो राजकुमार को चाकू से मार दे। लेकिन जब वो दोनों राजकुमार के कमरे में पहुंचते हैं तब वो दोनों बाहर से देखते हैं कि राजकुमार एक लड़की की तरह सज संवर रहा है। वो अपने लंबे बालों को कंघी कर रहा है, आंखों में काजल लगा रहा है, लिपस्टिक लगा रहा है और हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायल पहन रहा है। ये देखकर मंजुलिका और अंजुलिका को हंसी आने लगती है और इसीलिए वो दोनों जाकर उससे मिलते हैं। उन्हें वहाँ देखकर राजकुमार डर जाता है और वो अपनी उन दोनों बहनों से कहता है कि वो इस बारे में पिताजी को ना बताएं। जो सुनकर अंजुलिका और मंजुलिका अपने भाई से कहती है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएंगी। इसके बाद राजकुमार उन दोनों से कहता है कि वो बाहर से तो एक लड़का है लेकिन वो अंदर से एक लड़की है और इसीलिए वो ये सब करता है। इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे राजा भी नहीं बनना है, बल्कि वो तो ये चाहता है कि वो बस इन सब में खुश रहे और राजपाट का सारा काम उसकी बहनें ही संभाले। इसके साथ ही राजकुमार उन दोनों को ये भी बताता है कि उसे इन घुंघरुओं को पहनकर नाचने का भी बहुत शौक है और नाचकर उसे बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बाद ही अंजुलिका और मंजुलिका प्लान बनाती हैं और वो दोनों अपने भाई से कहती हैं कि अगर उसे नाचना है तो वो नाच सकता है, वो इस बारे में पिताजी को कुछ नहीं बताएंगे। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वो दोनों मिलकर राजकुमार को नचाने लगते हैं। लेकिन फिर इसी मौके का फायदा उठाकर मंजुलिका सीधा अपने पिता के पास जाती है जो कि इस टाइम पर सभा में बैठे होते हैं और वहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर अपने पिता को ये बताती है कि अपने जिस बेटे को उन्होंने राजा बनाया है वो असलियत में एक गुड़ है और अगर उन्हें यकीन नहीं होता है तो वो खुद ही देख सकते हैं। इसके बाद ही राजा और सारे मंत्री लोग राजकुमार के पास आते हैं जहाँ पर राजा अपनी आंखों से देखता है कि राजकुमार लड़कियों वाले काम कर रहा है और इसीलिए ये देखकर राजा को बहुत क्रोध आता है एंड इसीलिए राजा अपनी सेना से कहता है कि उसके बेटे को मृत्युदंड दिया जाए और उसे जलाकर मार दिया जाए। जिसके बाद ही हमें देखते हैं कि राजकुमार को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है और फिर यहाँ से हमें पता लगता है कि सालों पहले जलाकर मंजुलिका को नहीं मारा गया था बल्कि जलाकर राजकुमार को मारा गया था। लेकिन राजकुमार को मृत्युदंड देने के साथ ही राजा अपनी दोनों बेटियों से बोलता है कि अगर तुम चाहती तो मुझे ये बात अकेले में भी बता सकती थी, लेकिन तब भी तुम दोनों ने शासन के लालच में ये सारी बातें सभा के बीच में बताई और इस राज्य के राजकुमार की असलियत सबके सामने रख दी, जिस वजह से मेरी सारी इज्जत डूब गई है। और फिर इसीलिए राजा अपनी दोनों बेटियों को सजा देते हुए कहता है कि आज से मंजुलिका को अपने भाई का हत्यारा माना जाएगा। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जो अंजुलिका है उसे राजा अपने राज्य से निकाल देता है एंड सभी से कहता है कि अब जो इतिहास लिखा जाएगा उसके अंदर अंजुलिका का नाम ही नहीं होगा, बल्कि वो ये चाहता है कि अंजुलिका को इतिहास से भुला दिया जाए। हालांकि ये सब होने के बाद हम ये देखते हैं कि जो राजकुमार होता है वो मरने के बाद आत्मा बन जाता है और इसलिए बदला लेने के लिए वो सबसे पहले राजा को मार देता है। जिसके बाद जो राजपुरोहित यज्ञ करते हैं वो असलियत में राजकुमार की आत्मा को कैद करने के लिए करते हैं और इसीलिए जब उनका यज्ञ पूरा होता है तब वो उसी नीचे तहखाने वाले कमरे के अंदर राजकुमार की आत्मा को कैद कर देते हैं और उसे सील कर देते हैं और उस तहखाने के बाहर एक दीवार बना देते हैं ताकि उस तहखाने के बारे में किसी को पता ही न लगे। और फिर वो लोग पूरे इतिहास में ये बात फैलाते हैं कि जब राजा ने राजकुमार को नया राजा बनाया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर राजकुमार की हत्या कर दी, जिस वजह से राजा ने उसे मृत्युदंड दिया और फिर मरकर वही आत्मा बन गई। और फिर इसी झूठी कहानी को सच रखने के लिए उस समय के जो राजपुरोहित होते हैं वो राजमहल के अंदर एक और कमरा ढूंढते हैं और उसे झूठ मूठ का सील कर देते हैं और ये बात फैला देते हैं कि इसके अंदर मंजुलिका की आत्मा कैद है, जबकि उस कमरे के अंदर कुछ भी नहीं होता है। अब इसके बाद ही राजकुमार की कहानी खत्म होती है और फिर इस तरह से हमें इतिहास की सारी सच्चाई पता लगती है। लेकिन फिर इसके बाद ही राजकुमार की आत्मा सबसे कहती है कि अब वो यहाँ मौजूद सारे लोगों को मार देगा और साथ ही साथ वो अपनी इन दोनों बहनों को भी मारेगा जिन्होंने की फिर से पुनर्जन्म लिया है। लेकिन जब राजकुमार की आत्मा सबको मारने के लिए भागती है तब वो जाने अनजाने उस जगह पर खड़ी हो जाती है जिस जगह पर वो तिलस्मी तेल फैला होता है और इसीलिए राजकुमार की आत्मा उस जगह पर फंस जाती है और हिल भी नहीं पाती है। ये देखकर जो राजपुरोहित होता है वो अंजुलिका और मंजुलिका से कहता है कि असलियत में उसके पुरखों की भविष्यवाणी सच हो चुकी है, क्योंकि उसके पुरखों ने ये भविष्यवाणी की थी कि इस राजमहल के अंदर जो आत्मा कैद है उसे मुक्त करने के लिए राजघराने का ही कोई फिर से पुनर्जन्म लेगा। और इसलिए वो राजपुरोहित ये समझ चुका है कि पुनर्जन्म कार्तिक आर्यन का नहीं बल्कि मंजुलिका और अंजुलिका का हुआ है, ताकि वो अपने इस भाई की आत्मा को खत्म कर सके। और फिर ये भूलकर ही राजपुरोहित उन दोनों के हाथ में मशाल देता है और वो उन दोनों से कहता है कि वो इस मशाल से राजकुमार की आत्मा को जला दे ताकि वो आत्मा खत्म हो जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब अंजुलिका और मंजुलिका उस मशाल को लेकर राजकुमार की तरफ बढ़ती है तब उसके पास पहुंचकर वो दोनों रुक जाती हैं और फिर वो दोनों अपने हाथ के मशालों को फेंक देती हैं एंड फिर वो अपने भाई से कहती हैं कि हमने पिछले जन्म में भी तुम्हारे साथ गलत किया था और शायद इस जन्म में भी हम तुम्हारे साथ गलती करने जा रहे थे, लेकिन अब हम दोनों को हमारी गलती एहसास हो चुकी है और हमारी गलती ये है कि हमने ना तो कभी तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारे साथ कभी कुछ सही किया, और बल्कि तुमने जो भी किया वो भी बिल्कुल सही किया, क्योंकि पिताजी ने तुम्हें मृत्युदंड दिया, तुम्हें जिंदा जलाकर मार दिया, वो भी बिना तुम्हारी फीलिंग्स को समझे हुए, और इसीलिए तुमने पिताजी को मारकर अपना बदला लिया। लेकिन अब हम दोनों बहनें ये चाहती हैं कि तुम यानी कि हम दोनों के भाई हम दोनों को माफ कर दो, क्योंकि हमने पिछले जन्म में तुम्हारे साथ जो भी किया वो हमें नहीं करना चाहिए था। अब राजकुमार की आत्मा जैसी अपनी दोनों बहनों की बातें सुनता है वैसे वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि दोनों राजकुमारियों को अपनी गलती का पश्चाताप होता है, इसीलिए हम ये देखते हैं कि राजकुमार की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो हंसी खुशी वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन फिर इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। सो दोस्तों ये थी वीडियो भूल भुलैया 3 मूवी की स्टोरी के ऊपर। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर भूल भुलैया 3 जरूर लिखना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।